एनडीए के विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंच पर आकर विजय सिन्हा का अभिवादन किया। उधर स्पीकर चुनाव से पहले आपको बता दें, लालू यादव के कथित ऑडियो से सियासत के शोले भड़क गए हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से नीतीश कुमार और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव स्पीकर को मंच तक लाते हुए, और दूसरी तस्वीर में आपको उस वीडियो को हम सुनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिसमें लालू यादव की बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही है। बीजेपी ने लालू का ऑडियो जारी किया है। ऑडियो में लालू बीजेपी के विधायक ललन पासवान को मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने इसे गलत करार दिया है और कहा है कि लालू की आवाज ये नहीं है। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं? मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहे हैं। हेलो जी कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा। हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे खुश रहे। जी अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है ठीक। बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत हुई है। सदन में हंगामे के बीच स्पीकर पद का चुनाव हुआ और एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले हैं। इस बीच आपको जो अभी हमने ऑडियो सुनाया उसमें ललन पासवान बीजेपी के विधायक, क्या बातचीत उनसे हुई और इस बातचीत के बाद जब ये ऑडियो संदेश बाहर आया है तो क्या कहा ललन पासवान ने, ये सुन लीजिए। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने फोन उठाया। तो उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कि कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। उन्होंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही तब उन्होंने कहा भाई आगे का बहाना कर लो, तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब बात है कि लालू यादव फोन कर रहे हैं जेल से, और नहीं कभी हमको बात आज तक नहीं हुआ है। नहीं कभी। आप कह रहे हैं कि सुशील मोदी आरोप लगा रहे हैं के कह रहे कोई जेल में बात नहीं, कोई फोन न फकर, जेल में बात कैसे होगा? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट बात निर्देश दे रही है कि वो सतर्क रहें। अरे भैया हमारे विधायक सब सतर्क है, हमारे लोग गठबंधन के हैं, गठबंधन वाला लोग नहीं है, गठबंधन मजबूत है और निश्चित मजबूत होगा। जिस तरह के सुशील मोदी जी का ओछी हरकत और इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाने का उनकी पुरानी आदत है। जनता के जनोस्कार से उनको कोई मतलब नहीं है। ओछी हरकत और इस तरह से छोटी छोटी बात में वो अब जिस बात की करते हैं, लालू जी की आवाज में तो सैकड़ों आदमी बोलते हैं, आप बोलिए तो अभी बुलवा के आपको आवाज। अब किन्हीं से यदि वो अपने ही से मनगढ़ंत और षड्यंत्र करके और उस बात को आज हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव है, तो अध्यक्ष का चुनाव है तो इसके लिए हमारे नेता यहाँ तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता हैं,
जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए वो सक्षम है। देखिए, ये काफी डेंजरस बात है और जिस तरह से फोन झारखंड में रह करके वो जंगल राज वहां बनाए हुए हैं, ये काफी दुखद है। हम तो चाहते हैं उनको तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, यही उनका उपाय है। सबसे पहले उनको तिहाड़ जेल भेजा जाए, बिल्कुल तिहाड़ जेल भेजना चाहिए उनको। पहली बार इस तरह का बात नहीं ये पूरा गलत परंपरा का शुरुआत हुआ है। जेल से फोन कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। तो इस स्थिति में उनको तिहाड़ जेल जाना चाहिए। तिहाड़ जेल क्या होनी चाहिए? तिहाड़ जेल, सबसे पहले तिहाड़ जेल, उसके बाद और कार्रवाई। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव से जुड़ी खबर। पूरा देश देख रहा है, ये खुलेआम चोरी हो रही है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ सभी माननीय हैं। ये लोकतंत्र के नियमों का हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती है महोदय। जब आपका नियमन हो गया तब अब आगे तो मतदान की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने एक झलक तो देखी ली कि किस तरह से स्पीकर के चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत हुई है। सदन में हंगामे के बीच स्पीकर पद का चुनाव हुआ और एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले हैं। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी मैदान में थे। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्पीकर को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया और बधाई दी। हमने तो शुरू में कहा जनादेश की चोरी हुई, ये तो आपके सामने, आसन के सामने चोरी हो रही है। ये तो आपका दायित्व है महोदय कि नियमावली के हिसाब से सदन चलना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, ये खुलेआम चोरी हो रही है। अगर ऐसा जब तक जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा आप परंपरा की बात कर रहे हैं, आप जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। हम लोग चले जाते हैं। हम लोग का सदस्य क्यों बनाया? भाग चले जाते हैं हम लोग बाहर। इस तरह से हाउस चलेगा? ये बेईमानी है। महोदय, मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बना करके पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा। सभी माननीय सदस्य महोदय से यही आग्रह करूंगा कि सब लोग जो सदन की कार्यवाही के नियम हैं, सब लोगों को उसका पालन करते हुए अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। सब लोगों को अपनी बात रखने का उनका अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियमों के मुताबिक सदन के संचालन का अधिकार है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो निर्वाचन हुआ, नई विधानसभा गठित हुई है और उसके बाद आप अध्यक्ष पद को आपने संभाल लिया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से इसका निष्पादन होगा, सदन की कार्यवाही भी बेहतरीन ढंग से संचालित होगी।
और इस बीच आपको बता दें, लालू के ऑडियो टेप को लेकर बीजेपी नेता नीरज बबलू और आरजेडी विधायक अख्तरुल इमाम शाहीन से दोनों से बात की आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने। आज बिहार विधानसभा में स्पीकर पद को लेकर चुनाव होना था, लेकिन जो सारी गहमा गहमी थी वो उस ऑडियो क्लिप को लेकर थी, जिसे बताया गया ये लालू प्रसाद की ऑडियो क्लिप है और उन्होंने प्रलोभन देने के लिए एक बीजेपी के विधायक ललन पासवान को फोन किया था। हमारे साथ आरजेडी के नेता अख्तरुल इमाम शाहीन भी मौजूद हैं और बीजेपी के नीरज बबलू भी मौजूद हैं। पहले बात करेंगे शाहीन साहब से। शाहीन भाई, आवाज पहचानी अपने नेता की आपने? देखिए, उनकी आवाज सैकड़ों हजारों लोग निकालते हैं और ये समझिए कि जिस विधायक को तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष रहे, जो बिहार के बड़े नेता के रूप में देश में जाने जाते हैं, वो फोन नहीं कर रहे हैं, तेज प्रताप जी नहीं कर रहे हैं, राबड़ी देवी नहीं कर रही, हमारे पार्टी के लोग कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। संवाद कौन कर रहे हैं? जो कस्टडी में है वो संवाद कर रहे हैं। समझिए, अरे सुशील मोदी जी की राजनीतिक हाशिए पे चले गए। राज्यसभा का चुनाव है, पूछ भाजपा में खत्म हो गई और जब भी उनको अपनी पूछ बढ़ानी होती है तो वो लालू प्रसाद जी पे कुछ अनर्गल आरोप लगाते हैं। वो राज्यसभा में अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं उसी आवाज में आपको 10 वीडियो दिखा सकता हूं, मेरे मोबाइल में है, जो इलेक्शन में वोट मांगा जा रहा है, घूमा जा रहा है लालू जी की आवाज में। उस तरह के बिहार में ऐसे उनके हजारों समर्थक हैं जो ट्रू लालू जी की आवाज में बात करते हैं। ये पूरी तरह से ओछी राजनीति है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, राज्यसभा उम्मीदवारी करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शाहीन, 2 मिनट रुकिएगा आप। नीरज भाई कह रहे हैं कि ऐसी आवाज तो सब निकाल सकते हैं। देखिए, जिस तरह का मामला सामने आया है ये काफी दुखद मामला है और इस तरह से प्रलोभन देना, धमकी देना, ये काफी दुखद है। ये जांच का विषय है। अगर वो कहा नहीं कि दूसरे का आवाज है तो मैं इसे जांच का मांग करता हूँ, जांच में सीबीआई जांच का मांग करता हूँ। और इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, सीधे चलते हैं। लोकतंत्र की बात कर रहे थे और वो कहीं से वो परिलक्षित नहीं हुआ। आखिर ऐसी हताशा क्यों? हम जनादेश के आधार पर सदन में हैं, सरकार में हैं, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देना और अलोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार करना, खास करके अध्यक्ष के निर्वाचन में तो और मर्यादित होकर आचरण, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका होना चाहिए। हम उनके इस व्यवहार की निंदा करते हैं और विगत आधे शतक से जो परंपरा थी उसको भी उन्होंने तोड़ने का काम किया। हम सबों ने, सभी जो सदन के अंदर जितने प्रतिपक्ष के अलग अलग दलों के नेता हैं, सबों से दूरभाष पर हमने आग्रह किया कि जो परंपरा चली आ रही है, जनादेश भी बहुत स्पष्ट है, क्या परिणाम होना है वो भी स्पष्ट है, तो एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन इन्होंने सदन का जो यह सत्र है, उस सत्र में इस तरह के संदेश को देने का काम नहीं किया। करना चाहिए था, अपेक्षा थी। दूसरी बात कि खास करके अध्यक्ष के, माननीय अध्यक्ष के चुनाव में एक महादलित। और बंगाल की खाड़ी में आपको बता दें कि सक्रिय हुए चक्रवाती तूफान निवार आज शाम किसी भी वक्त तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम 5:30 बजे से पहले 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आ सकता है। इससे देरी हुई तो तूफान कमजोर पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी, इस तरह की भी खबर है। इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी के कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में कुछ फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, महाबलीपुरम की, पुडुचेरी की, चेन्नई की, जहां पर इस तूफान के टकराने की संभावना है। और बताया ये जा रहा है कि अगर ये समय से देर से आया तूफान तो ये कमजोर पड़ सकता है, जबकि एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है और बताया जा रहा है पीपीई किट पहनकर ये तमाम जो जवान हैं वो लोगों की मदद करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। तो पूरी तैयारी राज्य सरकारों की तरफ से कर ली गई है। फिलहाल इन इलाकों में बारिश हो रही है, तेज बारिश यहां पर देखी जा रही है और 5:30 बजे इस तूफान के आने की संभावना है। एनडीआरएफ की 30 टीमों को तैनात कर दिया गया है तूफान के मद्देनजर। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है।
कोई भी ट्रेन यहां पर नहीं चल रही है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है और जो तटवर्तीय इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। अभी भी लोगों को पहुंचाने का काम जारी है क्योंकि शाम 5:30 बजे इस तूफान के टकराने की संभावना है। नीवार तूफान 5:30 बजे इन इलाकों में टकराएगा। उससे पहले राज्य सरकारों की तरफ से पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोपी कृष्णन महाबलीपुरम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या अभी भी तेज बारिश हो रही है? अभी तो यहाँ पे बारिश नहीं है, पर आपको यहाँ पे फ्रेम में देख सकता है क्योंकि यहाँ पे जो सी इतनी रफ हुआ है, मैं ये जो शोर लाइन से इतनी दूरी रही थी, फिर भी एक बड़ी वेव इस तरफ पानी लेकर आई थी। और अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि जो विंड फ्लो शुरू हुआ है, लगभग मैं अभी आपके पास बात कर रहा हूँ, फिर भी मुझे यह लगना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जो विंड बहुत ही तेजी से चल रही है। अभी तक तो बारिश ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी भी आपको फ्रेम में देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने एक स्टेप उठा दो तो ये जो विंड मुझे भी ट्रैक कर रहा हूँ, तो इतनी फोर्स में या जो विंड ब्लो कर रहा हूँ, तो और इसीलिए मैं ऐसी पोजीशन में आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो विंड मेरी बिहाइंड से आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। और अभी ये जो हमारे IMD का रिपोर्ट है कि आज लेट इवनिंग इनका लैंडफॉल होने की चांसेस है और इवन ये लैंडफॉल की बिफोर और अभी भी यह जो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स है और ये जो प्रेडिक्शंस में हमें लगता है कि ये जो लैंडफॉल के समय ये विंड का स्पीड लगभग 18 to 20 किलोमीटर। बिल्कुल। यूपी में प्यार का झांसा देकर धर्मांतरण कराने वालों की अब खैर नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। उस अध्यादेश में लव जिहाद की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उसके प्रावधान बता रहे हैं कि यूपी में लव जिहाद का खेल करने वाले के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। यूपी में लव जिहाद पर कानूनी बंदिशों का इंतजाम कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐतिहासिक अध्यादेश लाकर प्यार की आड़ में धर्मांतरण कराने वाली जमात की जड़ें खोदने का इंतजाम कर दिया है। नए कानून के तहत झूठ बोलकर बलपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से किया गया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करनी होगी कि बिना किसी लालच और बहकावे में आए वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। अध्यादेश में ये भी प्रावधान किया गया है कि घोषणा के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो ये मान्य नहीं होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर किसी नाबालिग या दलित या आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की गई तो ये सजा 3 साल से 10 साल और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर भी 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी। अध्यादेश के जरिए योगी सरकार ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। योगी सरकार के अध्यादेश में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन प्यार और शादी के नाम पर झांसा देकर धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई उसी की ओर इशारा करती है। दूसरा ये कि मिशनरियों के सामूहिक धर्मांतरण पर भी नकेल कस सकती है, क्योंकि इसमें संस्थाओं को भी सजा देने का प्रावधान किया गया है। जहां विशेष तौर से हिंदू लड़कियों का बहुत उत्पीड़न और शोषण हो रहा था और उसके कारण कानून व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो रही थी, तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सख्त कानून, कठोर कार्रवाई और इस प्रकार की घटनाओं पे पूर्ण विराम, और जो इस प्रकार की घटनाओं को कहीं पर भी अंजाम देने की कोशिश करेगा
उसी को लेकर के सरकार ने कदम उठाने का निर्णय लिया। लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है तो एक कानूनन जुर्म होता है, उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती, राजनीतिक माहौल ज्यादा बना चाहती। यूपी में प्यार का झांसा देकर धर्मांतरण कराने के कई मामले सामने आते रहे हैं। योगी सरकार ने इन्हीं मामलों को अध्यादेश का आधार बनाया है, लेकिन यूपी की राजनीति से लव जिहाद की इतनी जल्दी विदाई नहीं होने वाली है। सियासत पर लव जिहाद का साया बना रहेगा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। टीएमसी सांसद नुसरत पूछ रही है कि लव के नाम पर जिहाद क्यों, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को लगता है कि कानूनी चोट जरूरी है। I have already mentioned before that love is very personal. और जिहाद और लव जो है ना, ये साथ में जाता नहीं है। You know, just before elections, people come up with certain topics like this. ऐसे देखना, इलेक्शन के पहले ये सब होता है।